हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता। जो चैप्टर 8 है आपका क्लास 10th की ये सीरीज है, जहां पे हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले जो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका आज का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। आपके और भी कुछ सीरीज हैं, जैसे ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो सब आ चुके हैं, तो आप उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए। यह वीडियो या यह सब वीडियो आप कह लीजिए एक तरह से रामबाण इलाज है आपका इस बार के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। पहला है हमारा कि हम आनुवंशिकता किसे कहते हैं। ठीक, अगर हमने चैप्टर पढ़ा है आनुवंशिकता, ठीक, तो आनुवंशिकता मतलब होता क्या है। आनुवंशिकता का बेसिक मतलब होता है कि माता पिता में से जो लक्षण हैं वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएं, वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो। मतलब माता पिता या उनके जो पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, उनमें जो क्वालिटीज़ थे, जो गुण थे, जो ट्रेड्स थे, वो किस में चले जाएं, वो चले जाएं उनके संतानों में। संतानों मतलब होता है उनके बच्चों में। ठीक, ये कहलाता है आनुवंशिकता। और यह किसने बताया कि माता पिता या उनके पूर्वजों के जो गुण होते हैं वह बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चों में आते हैं। यह बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए हम लोग आनुवंशिकता का जो जनक होता है या आनुवंशिकता का जिसे पिता कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, आगे है आनुवंशिकता की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक, हम क्यों आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या इसकी खासियत होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आनुवंशिकता की सबसे पहली बेसिक चीज़ें जो उसकी विशेषताएं में आती हैं वो है कि यह अपने माता पिता से जो गुण होते हैं वह ट्रांसफ़र करता है बच्चों में। ठीक है, तो आनुवंशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने माता पिता से गुण प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी माता पिता में जो भी गुण होंगे वो किस में आ जाएंगे, वो बच्चों में आ जाते हैं। दूसरा है किसी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक, मतलब अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसका मानसिक हो गया, शारीरिक विकास हो गया, यह किस पे डिपेंड करता है, यह आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक, कोई बच्चा है, अगर उसकी माँ कमज़ोर होगी स्टार्टिंग में ही तो बच्चा भी क्या होगा, कमज़ोर होता है। ठीक, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ये सब भी क्या है, आनुवंशिकता की विशेषताएं हैं। अगर माँ बाप में अगर अच्छे गुण हैं या फिर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे हैं, मानसिकता उनकी अच्छी है, तो वो क्या होता है, बच्चे में भी वही गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तीसरा है हमारा आनुवंशिकता की मूल और भौतिक इकाई या कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो जीन। ठीक, आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीन। इसके बाद हमारा आता है कि आनुवंशिकता, विविधता और आनुवंशिकी में अंतर क्या होता है। ठीक, कौन क्या क्या है, आनुवंशिकता, विविधता और आनुवंशिकी में अंतर क्या है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ठीक है, आनुवंशिकता को आप समझ लिए हैं कि माता पिता में जो उनके पूर्वजों में जो क्वालिटी होती हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, जो गुण होते हैं, वो किन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बच्चों में, ठीक, संतानों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता। लेकिन विविधता क्या है, जैसे ही आनुवंशिकता के विज्ञान के जनक कौन था, मेंडल साहब थे ना। ठीक, कौन था, मेंडल। वैसे ही विविधता के जनक कौन है, तो वो विल्सन है। आप विविधता कह लीजिए या फिर विभिन्नताएं कह लीजिए, इनके जनक कौन है, इनके पिता कौन है, तो वो विल्सन है। ठीक, इन्होंने ही बताया कि विविधता भी होती है आनुवंशिकता में। जो मुझे मान लीजिए कोई एक पेरेंट है, ठीक, और ये उनका बच्चा है, क्या है, ये जो बच्चा है यह सेम एज इट इज़ अपने माँ बाप की तरह होगा, नहीं, थोड़ी बहुत तो विभिन्नताएं होगी ना, जिसे हम पहचान सकें कि मतलब लड़का है उनका या फिर ये उनके पापा हैं। ठीक, मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक, राम, ठीक, वैसे कोई राम तो है नहीं लेकिन फिर भी राम है, ठीक, और ये उनके माता पिता हैं। ठीक, तो क्या राम एग्जैक्ट अपने माता पिता से सेम दिखेगा, थोड़ी बहुत जो विभिन्नताएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन को विविधता कहते हैं। यानी उनके जो जीन में हो रहे परिवर्तन है वो क्या होती हैं, वही विविधताएं होती हैं। अब इसके कारण ही जीवों में विभिन्न प्रकार की नस्लों को देखने को मिलता है। यानी सभी जीव एक ही प्रकार की नस्ल के तो होते नहीं हैं, विभिन्न प्रकार की नस्ल के बनते हैं। तो ये किसके कारण होता है, यह होता है विविधता के कारण। ठीक, अब आनुवंशिकी क्या होता है, आनुवंशिकी होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विविधताओं का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। इतनी बात समझ लीजिए कि आनुवंशिकी क्या है, यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, यह भी एक किताब है। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान में 3 पार्ट हो गए आपके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक, बायोलॉजी हो गई। अब बायोलॉजी में भी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसी में एक पार्ट मतलब एक भाग है आनुवंशिकी।
जेनेटिक्स जिसे आप कहते हो। ठीक, तो उसके अंदर हम किन किन दो चीज़ों को पढ़ते हैं? तो एक आप पढ़ते हो आनुवंशिकता के बारे में यानी हेरिडिटी के बारे में, और दूसरा आप पढ़ते हो विभिन्नताओं के बारे में यानी वेरिएशन के बारे में। तो इन दो चीज़ों को हम लोग जहाँ पढ़ते हैं, जिस किताब में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। और यह किसकी शाखा है? तो यह शाखा यानी भाग है जीव विज्ञान की। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जानते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक, इन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे किस पे खोज किया है, कैसे इनका नाम आज आप लोग पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। ठीक, तो इन्हें हम आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है। ठीक, पहले ही बात ये डिस्कस हो चुकी है। और इन्होंने किस पे रिसर्च किया है? इन्होंने रिसर्च किया है मटर के पौधे पे। किस पे रिसर्च किया है? मटर के पौधे पे। आपको ध्यान रखना है, यह जो मटर का पौधा है यह बागानी मटर है। ठीक, कैसा पौधा है? बागानी मटर के पौधे पे इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक, अब जब भी हम लक्षण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मटर के पौधे में कुछ लक्षण तो होते होंगे, या पीले होंगे, हरा होंगे, उनके फल कैसे होते हैं, बीज कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, तो ये जो कुछ लक्षण होते हैं यह जोड़ों में आते हैं। जोड़ों का मतलब क्या होता है? जोड़ों का मतलब होता है कि मान लीजिए एक लंबा हो गया तो एक बौना होगा, एक येलो कलर हो गया तो एक हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, एक जो उसका मान लीजिए अगर गोले आकार का है तो दूसरा क्या हो जाएगा? झुर्रीदार आकार का हो जाएगा। ठीक, तो मतलब जोड़ों में होंगे, हमेशा इनके जो लक्षण होंगे वो जोड़ों में होंगे, नहीं दो संख्या में होंगे। लंबा है तो बौना भी होगा, पीला है तो हरा होगा, गोला है तो झुर्रीदार होगा। अब इसी जोड़ों को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलील। क्या कहेंगे? एलील। ठीक, क्योंकि वही वर्ड आपको बार बार इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। एलील क्या होता है? एलील एक प्रकार का लक्षण है जो हमको जोड़ों में मिलता है। ठीक, अब इनकी बात आती है कि इन्होंने कब से कब तक, मतलब किस सन से स्टार्ट किया अपना प्रयोग करना और किस सन तक किया था। तो आपको याद रखना है कि 1856 से लेकर 1863 तक के बीच इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। ठीक है, और इसके मूलभूत नियमों को भी प्रतिस्थापित किया या फिर स्थापित किया था। इसे ही हम मेंडलियन वंशानुक्रम के नियमों के रूप में जानते हैं। ठीक, मतलब मेंडल ने जो मटर के पौधे पर रिसर्च किया उसको हम मेंडलियन वंशानुक्रम के नियमों के रूप में जानते हैं। ठीक, इसीलिए तो हम इनको आनुवंशिकी विज्ञान का पिता कह रहे हैं। ठीक है, अब बात आता है कि क्या ज़रूरत थी मेंडल को मटर का पौधा ही चूज़ करने की? क्यों उन्होंने कोई और पौधा नहीं चूज़ किया? क्यों उन्होंने मनुष्यों पर रिसर्च नहीं किया? ठीक, तो मनुष्यों पर रिसर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि मनुष्यों पर अगर रिसर्च करते तो पहले मान लीजिए ये माता पिता हो गए, इनके बच्चे हो गए। ठीक, अब इनके बच्चे होते तो कितना टाइम जाता? इतने टाइम तो मेंडल मर चुका होता। ठीक, इतना टाइम कौन वेट करेगा भाई? मेंडल खुद ही 30-35 साल में बाद स्टार्टिंग किया होगा, उसके बाद इतना लंबा और वेट करता, इतने में क्या होता? लटक गया होता। इसीलिए मेंडल ने मनुष्यों को नहीं चुना, क्योंकि भाई मनुष्यों को चूज़ करना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महान काम है। ठीक, तो इन्होंने मनुष्यों को ना चूज़ करके किसको किया था? मटर के पौधों को चूज़ किया। अब इसे ही क्यों चूज़ किया? क्यों और कोई पौधा नहीं चूज़ किया या इसका चुनाव क्यों नहीं किया? तो उसका आंसर है आपका, क्योंकि मटर के पौधों में द्विपर्यासी विकल्प लक्षण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है द्विपर्यासी विकल्पी लक्षण का? इसका मतलब होता है कि इनमें आपको बहुत 7 विपर्यासी लक्षण दिखेंगे। जैसे हमने आपको अभी 3 बताए थे कि लंबा हो गया तो बौना हो जाएगा, फिर इधर गोला हो गया तो झुर्रीदार होगा। तो इस प्रकार से 7 लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, मतलब आपको एक प्रभावी दिखेगा, एक अप्रभावी दिखेगा। ये दोनों वर्ड क्या होते हैं हम आगे समझेंगे। आप इतना समझिए कि 7 जोड़े मिलते हैं। ठीक, यानी 7 द्विपर्यासी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इनका जो जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं आपको 20-25 साल वेट करना है या 30-15 साल वेट करना है कि तब हम पता चलेगा कि बच्चे में माता पिता की क्वालिटी आई है या नहीं आई है। तो इनका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है, जिससे हम इसके पौधों में जल्दी प्रयोग कर सकते हैं या इनमें जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी बता सकते हैं। सामान्यतः 100 परागण होते हैं। मटर के पौधों में क्या होता है? 100 परागण होता है। अब 100 परागण क्या होता है ये पिछले चैप्टर में भी आपको बताया गया है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है 100 परागण पर परागण के बारे में, तो आप पिछला वाला जो वीडियो होगा पुष्प में, वहाँ पर बताया गया, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 100 परागण का मतलब होता है जब एक ही जाति, मतलब मान लीजिए ये कोई फूल है। ठीक, ये कोई फूल है। अब इसमें एक मेल वाला पार्ट होता है, एक फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक, एक मेल वाला पार्ट, एक फीमेल वाला। ये हो गया हमारा मेल वाला पार्ट, ये हो गया हमारा फीमेल वाला पार्ट। ठीक, तो जो मेल वाला पार्ट होता है इसमें परागकण स्थित होते हैं। इनमें क्या होंगे?
परागकण स्थित होते हैं और यही परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, इसे हम कहते हैं स्वपरागण। इतनी बात समझ आई? मतलब उसी फूल का जो परागकण था, क्या था? परागकण था, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, इसे हम कहते हैं स्वपरागण। यानी स्वतः ही परागण कर लिया, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परागण हैं जो कृत्रिम रूप से भी कराए जाते हैं, जैसे कुछ कीटों का प्रयोग करके या फिर मनुष्यों द्वारा या वायु द्वारा या जल द्वारा, तो उसे हम कहते हैं परपरागण। ठीक, तो ये स्वपरागण भी होते हैं, लेकिन अगर आप इनमें चाहें तो परपरागण भी कराया जा सकता है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे हम स्वपरागण करा सकते हैं, चाहे तो हम परपरागण करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात आता है कि एक ही पीढ़ी में, यानी एक ही आप जो पीढ़ी है इनका, उनमें आपको अनेक बीज मिल जाते हैं या अनेक बीज ये बनाता है, जिसके माध्यम से आप जो रिसर्च करना चाहते हैं वह कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधे का ही चुनाव किया, किसी और पौधे का चुनाव नहीं किया। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि विपर्यासी लक्षण, तो वो कुछ इस प्रकार है। ये 7 विपर्यासी लक्षण हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना है, बस आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पादप के लक्षण, यानी पेड़ पौधों में लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी मतलब होता है कि जो अपना प्रभाव दिखा पाए। जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका रिप्लाई दे दिया, तो मेरी नज़र में आप तेज हो गए। अब हो सकता है कि आप कमज़ोर रहे हों, लेकिन आपने मेरे सामने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, इसका मतलब आप तेज हैं। तो आपने मेरे सामने अपना प्रभाव दिखा दिया। ठीक, लेकिन वही बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन हमने उससे क्वेश्चन पूछा और वो नहीं बता पाया। ठीक, तो हम क्या समझेंगे? हम तो ये समझेंगे कि भाई अपना प्रभाव वो दिखा नहीं पाया, तो हम उसे रखेंगे अप्रभावी में। सिंपल सा मतलब समझिए कि जो अपना प्रभाव दिखा पाता है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, खुद को बता पा रहा है, समझा पा रहा है, वह प्रभावी में आएगा। और अप्रभावी में वो आएगा जो खुद को दिखा नहीं पाएगा या खुद के बारे में क्वालिटी नहीं बता पा रहा है, खुद को दिखा नहीं पा रहा है, तो वो किस में जाएगा? अप्रभावी में जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक, अब बात आती है कि पहला है हमारा पादप की ऊंचाई। ठीक, मतलब पेड़ पौधों की जो लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है, तो प्रभावी में क्या होगा? लंबा होगा। अप्रभावी में क्या होगा? बौना होगा। अप्रभावी की बौना क्यों? क्योंकि जो बौना है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ज़्यादा प्रभाव कौन दिखाता है? लंबा वाला, तो हम लंबे वाले को प्रभावी कहेंगे और अप्रभावी किसको कहेंगे? बौने वाले को। ठीक है, पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति कैसी है? क्या वो अक्षीय है या फिर वो अग्रस्त है? ठीक, मतलब एक्सेल शेप में है या फिर टर्मिनल शेप में जा रहा है। तो पुष्प की स्थिति होगी, अगर वो अक्षीय में है, एक्सियल में है, तो प्रभावी होगी, और अगर अग्रस्त में है तो क्या होगी? अप्रभावी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फली की आकृति, यानी जो फल होता है। ठीक, फल कैसे वाला? जो ये फल आप देखते हो सामने से, ठीक, ये वाला। ठीक, ये हो गया मटर का पौधा। हाँ, इसे ग्रीन कर लीजिए। अब सेकेंड, इसे करना है हमको ग्रीन। ठीक, जब आप इसे ग्रीन कर लोगे तो अभी आपको लगेगा थोड़ा बहुत मटर का पौधा। ठीक है, अब जो ये फली है, यानी जो फल है, ये इसकी आकृति, अब बताइए, अगर ये फूली हुई है तब प्रभावी होगा या पचकी हुई है तब प्रभावी होगा? ठीक, तो अगर ये फूली हुई है तब ये आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, यानी आप इसे देखोगे तो कहोगे हाँ अच्छा लग रहा है, और जो पचका हुआ रहेगा उसे आप कहोगे अच्छा है नहीं। तो जो फली की आकृति होती है, प्रभावी में क्या होगी? फूली होगी, और अप्रभावी में कॉन्स्ट्रिक्टेड, या फिर आप इसे संकोचित कह सकते हो, या फिर इसे आप कह सकते हो चिपटा हुआ या चिपटी हुई। ठीक है, चिपटा हुआ। ठीक, इसके बाद है फलों का रंग। जो फल का रंग होता है उसका, वो कौन सा होता है? तो हरा होता है, अभी हमने आपको बना के भी दिखाया भी। इसके बाद अप्रभावी में क्या होगा? पीला होगा। ठीक, पुष्प का रंग, जब पहले पुष्प का जब स्टार्टिंग में रंग होता है, जहाँ से फल निकलता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रभावी में क्या होगा? बैगनी कलर का होगा। अप्रभावी में क्या होगा? सफ़ेद कलर का होगा। सफ़ेद कलर वैसे भी अप्रभावी में ही आएगा। बीज की आकृति, जब भी आप बीज देखते हो, ठीक, मान लो हमने एक बीज ये लिया मटर का और एक बीज ये लिया, ठीक, तो इसमें आपको अच्छा कौन दिख रहा है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ठीक, कौन प्रभावी ज़्यादा दिखा रहा है? कौन प्रभाव ज़्यादा दिखा पा रहा है खुद का? तो आप कहोगे गोला वाला। ये झुर्रीदार क्या है? ये अब अप्रभावी में चला जाएगा। तो जो गोलादार होता है वह प्रभावी में जाएगा, और जो झुर्रीदार होता है वो किस में जाएगा? अप्रभावी में चला जाता है। 7वां है हमारा बीज का रंग। तो बीज का रंग आपको एक पीला दिखाई देता है, एक आपको हरा दिखाई देगा, लेकिन आपको याद रखना है, और इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, एक फलों का रंग यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि फलों का रंग यहाँ पे हरा है
और यहाँ पे पीला हो गया, बीज का रंग यहाँ पीला हो गया, यहाँ पे हरा हो गया। तो फलों का रंग आप हमेशा याद रखिए कि जब आप फल देखते हो ऊपर से, जब देखते हो उसे, तो क्या होता है, वो हरा ही होता है ना ऊपर वाला, तो उसे आपको रखना है हरा ही होगा। अप्रभावी में क्या आ जाएगा, पीला चला जाएगा। लेकिन बीज का रंग जब आप उसे भिगोते हो या फिर कहीं और देखते हो तो क्या होता है, वो ज़्यादा वही प्रभावी होता है, तो पीला वाला प्रभावी होता है। इतना समझिए कि जब आप छोला बनाते हो तो कौन सा वाले मटर का उपयोग करते हो, ठीक, तो वहाँ पे येलो वाला यूज़ करते हो ना, तो पीला वाला प्रभावी, यानी आपका छोला भटूरा बहुत सारा प्रभावी दिखाएगा। लेकिन अप्रभावी में क्या जाएगा, हरा वाला। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड जिसे आप कहते हो, ठीक, संकरण का मतलब क्या होता है। संकरण का मतलब यहाँ पे है कि जब आप दो चीज़ों को मिलाओगे तो एक नया चीज़ बनेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे एक रेड कलर लिया, सपोज करिए यहाँ पे हमने रेड कलर लिया और यहाँ पे हमने वाइट कलर ले लिया, ठीक, वाइट कलर तो है नहीं, ब्लैक कलर ही ले लीजिए, समझिए, ठीक, ब्लैक कलर ले लिया। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो अब जो कलर बनेगा यहाँ पे कुछ अलग बनेगा, सेम तो बनेगा नहीं। तो संकरण का मतलब होता है कि आप दो चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाओ, ठीक। जैसे आपने कुछ हाइब्रिड के कुत्ते देखे होंगे, ठीक, दो हाइब्रिडों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड बनाया जा रहा है, ठीक। या फिर आपने अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आया है जहाँ पे दो गायों का ब्रीड मिला के एक छोटी सी गाय बनाई गई, एकदम छोटी सी, मतलब इतना छोटा कोई गाय है ही नहीं आज तक, ठीक। तो ये क्या है, ये सब संकरण के रिजल्ट हैं। तो आप दो चीज़ों को मिलाकर एक नया चीज़ बना रहे हो, इसे क्या कहते हैं, संकरण। अब यहाँ पे एकल का मतलब है कि आप बस एक मतलब एक एक लक्षण को लेकर बना रहे हो, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर चेंज। मटर के दो पौधे एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम आपको समझा देना डायरेक्टली, ठीक। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिया, एक दूसरा पेज लें क्या, ठीक, हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ समझ लेते हैं। ये हो गया आपका, हाँ, ठीक, ये हमने एक क्या लिया, विपरीत लक्षण वाले, एक कैपिटल लिया है, एक स्मॉल लिया है। अब कैपिटल वाले को आप क्या कहोगे, कैपिटल वाले को आप कहोगे लंबा, ठीक, और स्मॉल वाले को क्या कहोगे, बौना, ठीक। तो एक लंबा लिया, एक बौना लिया, सेम वही चीज़ यहाँ भी, एक लंबा लिया है, एक क्या लिया है, बौना लिया है, ठीक। अब हमने दो, मतलब दोनों क्या है, दोनों अशुद्ध लंबे हैं, ना वो शुद्ध है ना ये शुद्ध है। अब हम दोनों में अर्धसूत्री भाजन के माध्यम से संकरण क्रॉस करा देंगे। अब जब क्रॉस कराना होगा आपको, तो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि दोनों जो यहाँ पे एलील हैं, एलील क्या बताए थे हम, एलील बताए थे हम जोड़ा, एलील का क्या बताए थे आपको, जोड़े में ना, ठीक। तो यहाँ पे आपको जोड़ा दिख ही रहा होगा, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो यहाँ पे जब जोड़ा बन गया होगा आपका, ठीक, जोड़ा बनने के बाद आपको याद रखना है, पहले आप इन दोनों को अलग अलग करोगे, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया अलग से, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से। तो पहले हम युग्मों क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब इनको अलग अलग करने के बाद अब आप इनका क्रॉस कराइए, ठीक। क्रॉस कैसे कराया जाता है, क्रॉस कराने का मतलब आप पहले इस वाले भाग को पकड़ेंगे, इस वाले भाग को, ठीक, इस वाले भाग को पकड़ेंगे और इसके पहले वाले भाग से कराएंगे। इतनी बात समझ में आई। पहले इस वाले भाग को पकड़िए, इसके इस वाले भाग से कराइए, अब फिर इसी वाले को पकड़िए, एक को पकड़ना है और आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक। हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्रॉस ही मेन है, ठीक। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे इसी से पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर से मेंडल का नियम तो पक्का ही है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक, ध्यान से जागते रहिए। यहाँ पे आपको इस वाले भाग को पकड़ना है, एक वाले को, फिर इसके दूसरे वाला जो यहाँ पे है, ठीक, इसके पहले क्रॉस करा लीजिए, ठीक। क्रॉस करने का मतलब होता है एक जो यहाँ पे लिखा है उसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख लीजिए, तो कैपिटल टी, ठीक। अब इसी को पकड़े रहिए, इसको छोड़ना नहीं है, जब तक दोनों से ना मिला लो इसको छोड़ना आपको नहीं है। आप फिर इसी को पकड़िए, इसका कैपिटल टी हो गया यहाँ पे। अब दूसरे वाला जो बचा है, दूसरा वाला जो बचा है, इसके स्मॉल टी से मिला लीजिए, तो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक। अब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने इस वाले भाग को पकड़ के दोनों वाले भाग से क्रॉस करा लिया है। अब हम इसका पीछा छोड़ देंगे। अब हम पकड़ेंगे दूसरे वाले को, किसको पकड़ना है आपको, अब पकड़ेंगे हम दूसरे वाले को, ठीक। अब हम पकड़ेंगे इसको, स्मॉल टी पकड़िए, अब इसके पहले वाले भाग से क्रॉस कराइए, तो क्या हो गया, स्मॉल टी और कैपिटल टी। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसको छोड़िए मत, जाने मत दीजिए, पकड़े रहिए,
पकड़े रहिए, जब तक दोनों से क्रॉस नहीं करा लेते आप तब तक इसको छोड़ना नहीं है। अब एक वाले से करा लिए, अब दूसरे वाले के पास जाएंगे, चलो भैया तुमसे तो हो गया, अब चलेंगे हम दूसरे वाले के पास, अब इससे भी करा लीजिए। तो स्मॉल टी एक खुद ही था, यहाँ पे भी क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, तो दोनों में क्या बना, स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक, दोनों में क्या हो गया, स्मॉल टी। अगर हम आपको यहाँ पे समझाना चाहें तो कुछ आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने पहले क्या लिया, हमने लिया एक कैपिटल टी, ठीक, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक। अब हमने क्या बोला, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है कि आप करोगे इन दोनों को अलग अलग, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, अलग अलग हो गया। अब इनको आपको अलग करने के बाद, अलग करने के बाद अब आपको इसको पकड़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक इन दोनों के साथ क्रॉस ना करा लिया जाए, पकड़े रहिए, ठीक। अब हमने पकड़ा इसको, हमने बोला भाई अब तुम आओ, ठीक, तो ये हमारा कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी हो गया। इतनी बात समझ आई, ठीक। फिर अब हमको इसी को पकड़ना है क्योंकि अभी दूसरा वाला हमसे छुटा हुआ, ये तुम्हारा पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को पकड़ लिए, दूसरा वाला ये भाग रहा था लेकिन पकड़ लिया हमने, कैपिटल टी हो गया, उधर क्या था, स्मॉल टी। उतार लेना है आपको, तो एग्जैक्ट वैसी चीज़ उतार लेना है। हमने क्रॉस करने का मतलब होता है जैसे हमको इससे से कराना है, ठीक, तो क्रॉस कराने के बाद आप 2 टी उतार लेंगे, ये होता है क्रॉस, ठीक। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस दोनों का कार्यक्रम खत्म हो गया, दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम पकड़ेंगे इस वाले को, छोटे वाले को, इसको पकड़िए, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी हो गया क्योंकि स्मॉल टी था, अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, ठीक। अभी आप बताइए इसको क्रॉस करने पे क्या आएगा, इसका क्रॉस कराने पे, इन दोनों का क्रॉस कराने पे क्या आंसर आएगा, एक स्मॉल आएगा, दूसरा भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो ये होता है क्रॉस, ठीक, यानी इसे कहते हैं संकरण, या फिर इसे आप कह सकते हो एकल संकरण क्रॉस। इसका दूसरा भी मेथड है, आपको हम वो भी सिखा दे रहे हैं, ठीक। दूसरा मेथड हमारा कहता है कि अगर आपको ऐसे क्रॉस नहीं कराना है तो आप कुछ इस प्रकार से क्रॉस करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ कैपिटल टी लिया, यहाँ पे स्मॉल टी लिया, ये हो गया हमारा 4 भाग, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक। अब हमको कराना है क्रॉस, ठीक। तो अब पहले वाले भाग को पकड़िए, अब दोनों के पास जाइए, भाई पहले तुमसे मिले हम, डबल टी हो गए, कैपिटल टी। अब हम भाई इनके पास जाएंगे, भाई तुमसे भी मिलने, तो कैपिटल टी क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। इतना समझ, अब इसको छोड़ दो, इसका काम हो गया ख़त्म, अब इसको नहीं पकड़ना है, इसको छोड़ दो। अब पकड़ो दूसरे वाले को, अब हम पकड़ेंगे दूसरे वाले को, अब पकड़िए इसको, तो इसके पास जाओ, पहले क्या बोलोगे, भैया हम स्मॉल हैं तुम कैपिटल हो, फिर भैया हम स्मॉल हैं और तुम भी स्मॉल हो। तो ये 2 प्रकार का आपका क्रॉस हो गया, इसमें 2 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक। चलें, अब ये हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे काम करता है। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़ था। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि शुद्ध लंबा किसे कहते हैं, शुद्ध बौना किसे कहते हैं, या फिर अशुद्ध लंबा या संकर लंबा किसे कहते हैं, ठीक। तो पहले समझिए, शुद्ध लंबा वो है जहाँ पे दोनों कैपिटल हों, ठीक। हम सब प्योर आप किसे कहते हो, या फिर आप सच्चा इंसान किसे कहते हो, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वो शुद्ध सच्चा इंसान है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कमी नहीं, दोनों कैपिटल हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा। भाई तुम सबसे अच्छे हो, एकदम लंबे हो, थोड़ा बहुत भी कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। ये भाई साहब देखो दोनों सेम हैं, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो हम इसे बोलेंगे अशुद्ध लंबा, या फिर इसे ही आप बोल सकते हो संकर लंबा। क्या बोल सकते हो, संकर लंबा, ठीक, संकर लंबा हो गया, क्योंकि भाई इसमें एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, तो चाहे आप अशुद्ध लंबा बोल सकते हो, चाहे आप इसे संकर लंबा बोल सकते हो, ठीक। इसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला, जिसका नाम है बौना। अब बौना वाला क्या है, ये दोनों स्मॉल है, यानी स्मॉल टी है, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे शुद्ध बौना भी बोल सकते हो। अब आप फंसेंगे कहाँ पर, वो सुनिए, आपसे एग्जामिनर फंसाएगा कहाँ पे, और ये जब एग्ज़ाम में छपा तो आप ज़रूर सोचेंगे कि हम काहे नहीं पढ़ा, ठीक। इसीलिए
ध्यान सुनते रहिए। एक होता है हमारा फिनोटाइप, एक होता है हमारा जीनोटाइप। ठीक, इसे कहीं कभी कभी एग्जाम में अलग से भी पूछता है कि फिनोटाइप क्या होता है या फिर जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो फिनोटाइप का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी देखिए लंबा वर्ड है, यहाँ भी लंबा है, यहाँ भी लंबा है, मतलब यहाँ पे 3 लंबे हैं लेकिन एक क्या है, बौना है। एक क्या है, बौना है। ठीक, तो फिनोटाइप में आप लंबे 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 यानी 3 को लंबा मान लेंगे, शुद्ध लंबा में आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, बौना। अब बताइए ये शुद्ध लंबा कैसे हो गया? यही तो समझा रहे थे कि प्रभाव कौन दिखा पा रहा है। तो यहाँ प्रभावी में क्या डाला था हमने? जब हमने तने की या पौधे की ऊंचाई की बात की थी तो हमने क्या लिया था? ठीक, हमने लिया था, आपको दिखा रहे हैं, वेट अ सेकेंड। ठीक, ये रहा। हमने जब पौधे की ऊंचाई के बारे में बात की थी तो हमने क्या बताया था? लंबा वाला क्या होता है, प्रभावी होता है ना, और अप्रभावी में क्या आएगा, बौना वाला। तो वही चीज़ तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है कि कैपिटल टी आ गया ना, तो ये क्या दिखा दे, अपना प्रभाव दिखा लेगा, लेकिन स्मॉल वाला दिखा नहीं पाएगा। तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप, जहाँ पे आपको शुद्ध लंबा 3 लिखना है और बौना क्या हो जाएगा, 1। तो आपको याद रखना है कि फिनोटाइप यानी 3:1, शुद्ध लंबा अनुपाते बौना। ठीक, जीनोटाइप में क्या होगा आपका? जीनोटाइप में आपका होगा, ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा, हाँ, एक आपका शुद्ध लंबा हो गया, एक आपका शुद्ध बौना हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध बौना, और एक क्या हो गया, 2 क्या हो गए, संकर लंबे। ठीक, तो एक शुद्ध बौना यानी 1:2:1, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे हैं, एक क्या है, शुद्ध बौना है। तो आपको यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात लिखना होगा। जब जीनोटाइप लिखना होगा तो आप 1:2:1 लिखेंगे यानी 121 ये वाला लिखेंगे, और जब आप फिनोटाइप की बात करेंगे तो वहाँ पे आप 3:1 लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है द्विसंकरण क्रॉस की। ठीक, किसकी बात आती है, द्विसंकरण क्रॉस की। जैसे हमने एक संकरण क्रॉस के बारे में पढ़ा था, आपको यहाँ पे हमने F1 और F2 पीढ़ी 2 निकाले थे। ठीक, F1 पीढ़ी का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए अगर हमको वहीं पे, ठीक, अगर हमको वहीं पे निकालना होता है F1 पीढ़ी, तो ये हमने लिया था कैपिटल टी यानी सेम युग्मजी के लक्षण होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक, अब अगर आप इनका क्रॉस कराते सब में क्या आता, सब में एक ही चीज़ आती, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सब में आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी कि एक कैपिटल आया है, एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो हम इसको सारांश में या कंक्लूजन में कह सकते थे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये हमारा F1 पीढ़ी था, क्या था, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी को अगर हम अलग अलग कर लें, मतलब हम 2 बार इसी से स्वयं से परागण करा लें यानी स्वयं से क्रॉस करा लें। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद जब हमने क्रॉस कराया था तो आपने रिजल्ट देखा ही था, क्या आया था, क्या क्या आया था, हमारा आया था एक कैपिटल टी था, 2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या था, स्मॉल टी। इसे ही हम कहते हैं F2 पीढ़ी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा F1 पीढ़ी, ये हो गया कि हमारा F2 पीढ़ी। ऐसे ही हमने अब हम जब द्विसंकरण क्रॉस कराएंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पे आपने बस शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने का क्रॉस कराया है, शुद्ध, ठीक है। अब हम वहाँ पे किसका क्रॉस कराएंगे वो आपको देखना है। मटर की 2 पौधों की 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस। ठीक, अब यहाँ पे आपने 2 पौधों के बारे में बात किया है। ठीक, किसके बारे में, 2 पौधों के बारे में बात किया, और इनके भी 2 जोड़ी विकल्पों को लेकर इनके मध्य क्रॉस कराया गया है। द्विसंकरण क्रॉस के परिणाम में जिनके जनक 2 जोड़ों विपरीत पुस्तकों से भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। ठीक, अगर आप 2 अलग अलग पेड़ का पौधा लेंगे तो उसमें आपको कुछ अलग अलग लक्षण दिखेंगे। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं, ये तो आपको अभी लास्ट में पता चलेगा कि कैसे आया, लेकिन कैसे कैसे आएगा वो आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, इसको वाइट पेज ये रहा। ठीक, पहले आप यहाँ समझ लीजिए, फिर हम आपको वहाँ पे करके दिखाएंगे। ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक, तो ये है गोल व पीले बीज। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आर से क्या होता है। ठीक, आर से क्या होगा, राउंड,
और राउंड मीन्स क्या होता है, गोला होता है। आपको याद रखना है जो कैपिटल आर होगा वो राउंड होगा, राउंड मीन्स गोला वाला होगा। और अगर हमने ये पे स्मॉल आर लिख दिया, ठीक, तो इसे आप झुर्रीदार समझ लीजिए। क्या समझेंगे, झुर्रीदार। अगर कैपिटल आर तो गोला, स्मॉल आर तो झुर्रीदार। याद हुआ, अगर कैपिटल आर तो गोला, अगर स्मॉल आर तो झुर्रीदार। इतना चीज़ याद हो गया, ठीक। अगर कैपिटल वाई है, क्या है, कैपिटल वाई, अगर कैपिटल वाई है तो वाई से मेरा क्या होता है, येलो होता है। येलो मीन्स पीला हो गया हमारा। अगर कैपिटल वाई है तो क्या होगा, येलो कलर होगा। क्या होगा, येलो कलर। लेकिन अगर हमने यहीं पे स्मॉल वाई लिख दिया तो आप क्या समझोगे, वो हरे कलर का है। किस कलर का है, हरे कलर का। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर। अब आप बताइए कि कैपिटल आर मीन्स क्या होगा, कैपिटल आर मीन्स क्या होगा। तो आपको यहाँ पे वही तो याद करा रहे थे, कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, राउंड। कैपिटल आर से क्या होगा, राउंड। राउंड में से क्या होता है, गोला। तो आप आंसर दोगे कि राउंड में से हो गया गोला। अब स्मॉल आर, अब कैपिटल वाला गोला हो गया तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, वो झुर्रीदार हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, झुर्रीदार। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने बोला कि कैपिटल वाई क्या होगा, तो कैपिटल वाई से क्या होता है, येलो कलर। कैपिटल वाई से क्या होगा, येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल वाई से क्या होगा, येलो कलर हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक, कैपिटल वाई से क्या हो जाएगा हमारा, येलो कलर हो जाएगा। येलो मीन्स क्या होता है, पीला हो गया। तो अगर कैपिटल वाई पीला कलर है तो स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, हरे कलर का हो गया। अगर इतना आपको याद हो गया यही चीज़, तो इसके बाद आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि इसी को बार बार हमको यहाँ पे लिखना भी है और समझना भी है। ठीक है, एक सेकंड इसको मिटा दें फिर आपको समझाएं। ये हो गया क्लीन। ठीक, अब आपको क्रॉस कराना है किन के बीच। ठीक, आपको क्रॉस कराना है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इधर क्या है, गोल व पीले बीज लिखा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, अब यहाँ पे युग्मक लिखे हुए हैं। एक युग्मक इधर है, एक युग्मक इधर है। ठीक, एक मतलब नर वाला है, एक मादा वाला होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे आपको लिखा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे आपको लिखा है स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। मतलब इस तरह से आपको लिखने का तरीका याद रखिए। पहले कैपिटल आर चलेगा, फिर स्मॉल आर चलेगा। नहीं समझे, पहले कैपिटल आर वाला लिख लीजिए, फिर स्मॉल आर वाला लिख लीजिए। तो जब कैपिटल आर लिखेंगे तो उसके साथ एक कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल वाई आ जाएगा। फिर जब स्मॉल आर लिखेंगे तो उसके साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हो जाएगा। इतना हो गया। और सेम चीज़ यहीं पे आपको रिपीट करना है, मतलब सेम चीज़ ही आपको यहाँ पे आकर इसको लिखना है। सेम चीज़ यहाँ भी इसी लाइन में रहेगा। इतना लिखने के बाद अब काम आता है हमारा क्रॉस कराने का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको समझाने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। पहले इस वीडियो को इसके PDF को बनाओ, फिर आप वीडियो बना के दो, फिर एडिटिंग, फिर इसको अपलोड करना, तो हाई लेवल का वर्क हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। और इसको लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए। ठीक, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही भाई। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपने इतना समझ लिया है कि कैपिटल आर को हम लोग गोला कहेंगे, स्मॉल आर को आप झुर्रीदार कहेंगे, कैपिटल वाई को आप पीला कलर से डिनोट करेंगे और स्मॉल वाई को आप हरे कलर से डिनोट करेंगे। ठीक, हमने ये भी समझ लिया कि पहले कैपिटल आर फिर वाई, इसको कुछ इस क्रम में, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब अगर आपको ये क्रॉस कराने वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सा मेथड सुन लीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है पहले उसको एक लाइन में उतार लीजिए। हम आपको पहले समझा दे रहे हैं, मतलब ट्रिक के माध्यम से, फिर उसके बाद हम उसको समझाएंगे कैसे होता है। लेकिन आप अभी बस, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस कराने क्या होता है। तो बस आप सिंपल मेथड समझिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आपको इस लाइन में वही चीज़ उतार लेनी है। पहली लाइन में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, जो भी है, ये जो पूरी चीज़ लिखी है आपको इस लाइन में उतार लेनी है। अगर आप ध्यान देखेंगे ना तो आपको हर जगह पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई दिखेगा। उतार लिया। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसको यहाँ उतार लीजिए,
यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसको यहाँ उतार लीजिए, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसको यहाँ, और यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उसको यहाँ। समझे? नहीं समझे? चलिए फिर इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको आप एक रो में उतार लीजिए। पहले लिख डालिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उतार लिए। अब जो चीज़ यहाँ पर लिखी है यहाँ पर, उसको इस तरह लाइन उतारिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको नीचे उतार लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे लिखी है स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको भी सेम एज इट इज़ उतार लीजिए वैसे ही, ये आपका क्रॉसिंग हो जाएगा। और सेम ऐसे ही आपको रिपीट करना है बस। फिर वही चीज़ यहाँ पे जो चीज़ लिखा है पहले उसको उतार लीजिए। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे उतार लीजिए, यहाँ वाला यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ पे, और यहाँ वाला यहाँ पे। यही चीज़ आपके यहाँ भी करनी है और यहाँ पर भी करनी है। तो ये जो आपको अभी तक बहुत बड़ा इशू लग रहा था, फिर ऐसा लगता हो नहीं पाएगा, आप कर नहीं पाओगे, आपका छूट जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए सबसे आसान मेथड है। ठीक, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बस उतारना ही तो है भाई, नकल तुम्हारी लेते हो ना, इसमें तो बताना नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपसे। आप ट्राई कर लीजिए, ये आपसे हो जाएगा। ठीक, पक्का, आपके एक भी नंबर भी नहीं छूटेंगे। अब बात आती है इतना करने के बाद, अब भाई जिनको समझना है अब वो समझ लें ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो बस एक ट्रिक था। आप जब भी यहाँ पे जो चीज़ लिखोगे, ठीक, तो ये आपका जब इससे क्रॉस कराते हो आप, जैसे हमने भी टी वाले से कराया था, तो इसका पहले वाले का पकड़िए। ठीक, जैसे ठीक, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर था, कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था, इधर कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था। ठीक, हमको भाई क्रॉस कराना था, हमने क्या किया, इसको पकड़ा, एक कैपिटल आर हो गया। चलो ठीक, अब इसको छोड़ना नहीं है, पहले वाले को पकड़े रखिए, फिर कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई हो गया। अब इसको पकड़ लीजिए, कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर हो गया। अब फिर दूसरा वाला पकड़े रहिए, कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल वाई हो गया। समझ में आया? ठीक, तो जैसे हमने उसमें क्रॉस कराया था, आपको वैसे ही क्या करना, अलग अलग क्रॉस करा लेना है। इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे इजी मेथड वो पहले वाला था, वो आपके लिए और भी आसान है। ठीक, डायरेक्ट उतारते जाइए, हो जाएगा उससे। तो बस यहाँ पे हम आप देखेंगे कैसे कैसे किया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर से क्रॉस किया, कैपिटल वाई आ गया, फिर वही चीज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराया है। ठीक, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, तब तक कराइए जब तक सबके साथ करार मत लीजिए। ठीक, इसके साथ, फिर इसके पास जाओ, सेम वही चीज़, पहले इसको पकड़ो, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, सबके साथ क्रॉस करा के नीचे लिख लीजिए। लिख लिए? ठीक, अब इसके साथ भी आप लिख के दिखाइए। इस वाले को पहले किसके पास जाएंगे, यहाँ वाले के पास, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आपको सबके पास जाना है और क्रॉस करा के इस ब्लॉक में लिख लेना है। इतना जाना है कि आपको 16 ब्लॉक बनेगा, क्योंकि 4 उधर हैं 4 उधर हो। ठीक, तो कितना ब्लॉक बनेगा, 16 ब्लॉक आपके बनेंगे। इतना लिखने के बाद अब आता है मेन काम, जो आपको थोड़ा बहुत उलझाएगा। ठीक, मेन काम ये है, जब आप इसे लिख लेंगे, हमारा ये पूरा बन गया, इतना चीज़ें बन गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रभावी और अप्रभावी का नियम समझ में आएगा, या फिर अगर नहीं समझना तो आपको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, आगे लिख भी नहीं पाएंगे। तो कैसे लिखना है वो समझिए। अगर आपको कहीं कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख गया, क्या दिखा, कैपिटल आर, और पूरे ब्लॉक में कहीं भी ढूंढिए जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, जहाँ भी कहीं लिखा होगा, अगर आपको कहीं कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख गया, तो कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, गोला, और कैपिटल वाई मतलब क्या हो गया, पीला। तो आप उससे कहोगे कि यह गोला बनेगा और उसमें कौन सा कलर होगा, पीला कलर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या जहाँ जहाँ बना है वहाँ पे ये नियम लागू हो रहा है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर मिल गया हमको एक, यहाँ कैपिटल वाई मिल गया, हाँ भाई गोला तो है, और गोला भी है और पीला कलर भी है। ठीक, अब नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, गोला है पीला भी है। ठीक, ये भी सही है हमारा। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, ये भी सही है, गोला है पीला भी है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ ये भी तो है, ये भी ठीक है हमारा। तो 4 मिल गए हमको। 4 हमको ऐसे मिले जो गोल भी हैं और पीले भी हैं। यहाँ पे भी देखते रहिए, हमको गोला भी ढूंढना है और पीला भी ढूंढना है। ठीक, तो कितने हो गए, 4 हो गए हैं। अभी हमको 9 चाहिए, क्योंकि गोल और पीला का जो रेशियो है वह कितना होगा, वो 9 है। उनकी संख्या कितनी है, 9 है।
देखते हैं 9 है कि नहीं है, क्या किताब में गलत तो नहीं छाप दिया है। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी सही है, गोला है पीला है। कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई है, गलत, यहाँ तो नहीं होगा। कैपिटल आर भी मिल गया, कैपिटल वाई भी मिल गया, ये ठीक है, सही है। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब देखिए कहीं और लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। 6-7 हो गए हमारे। 7 होने के बाद ये हमारा मिल गया, 8 हो गया। और कहीं पे है जहाँ पे हमने नहीं किया है, कितने हुए, 4 यहाँ हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गए हमारे। ठीक, ये हमारा टोटल क्या हो गया, 9 ऐसे हैं जो गोले भी हैं और पीले भी हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो गोल और पीले हैं और इनकी संख्या कितनी है, 9 हो गया। अब ऐसे ढूंढने हैं आपके जो गोले हैं और हरे भी हैं। गोला मतलब कैपिटल आर हो और हरा मतलब स्मॉल वाई हो। तो अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि ये कितने हैं, आप ढूंढिएगा आपको मिलेंगे, वो कितने हैं, 3 हैं। कितने मिलेंगे आपको, 3 हैं। जो गोला भी है और हरा भी है, इसका मतलब कैपिटल आर होगा और स्मॉल वाई होगा। अब आप ढूंढ लीजिएगा, आपको यहाँ पे 3 मिल जाएंगे जो गोले भी हैं और हरे हैं। देखिए यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और कहीं यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई है। ठीक, तो ये क्या हो गए, गोल और हरे हो गए। अब हमको ढूंढना है झुर्रीदार व पीला। अब झुर्रीदार का मतलब क्या हो गया, आर गोला था तो छोटा आर क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और पीला मतलब येलो यानी कैपिटल वाई। अब हमको ढूंढना है झुर्रीदार हो पर पीला हो। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 हो गया हमारा, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 हो गया हमारा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, झुर्रीदार व पीले कितने हैं, 3 हैं। अब हमको झुर्रीदार और हरा दोनों ढूंढना है। तो जब आपको दोनों ढूंढना है तो यहाँ बस एक ही आपको ऐसा मिलेगा, बाकी कहीं पे आपको दोनों स्मॉल आर या फिर दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा एक। ठीक है, तो ये द्विसंकरण क्रॉस का जो मेथड था ये पूरा खत्म हुआ। आप चाहें तो ऐसे ही लिख भी सकते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई दिया हो तो फिर 9 हो गया। आपको लास्ट में अनुपात याद रखना है, लास्ट में कितना आएगा, तो लास्ट में आएगा आपका 9 3 3 1, ये आपका लास्ट में अनुपात आएगा। ठीक, और ये कैसा अनुपात है आपका, फिनोटाइप वाला अनुपात है। जीनोटाइप वाला इसमें नहीं आता है, नहीं आएगा। आपको उसके किसका पूछेगा, बस फिनोटाइप का अनुपात पूछेगा। और ये पिछले कुछ एग्जाम में पूछा भी है, उसमें बस आपको ये दिया था कि जैसे पिछला एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कहीं पे लिखा था कैपिटल टी और यहाँ पे लिखा था स्मॉल आर, तो ये क्या होगा। ठीक, क्या ये गोला होगा, क्या ये झुर्रीदार होगा, पीला होगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मेंडल का नियम। ठीक, इतनी बातें आपको समझ, हम एक बार फिर से रिवाइज कर दें। देखिए, अगर आपसे कभी पूछे, ठीक, अगर आपसे पूछेगा एक संकरण क्रॉस या सिंगल हाइब्रिड वाला पूछेगा, ठीक, क्या पूछेगा, सिंगल हाइब्रिड वाला, सिंगल या मोनो हाइब्रिड वाला पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है जो फिनोटाइप का अनुपात होगा, जो फिनोटाइप का अनुपात होगा वह होगा आपका 3:1। ठीक, और अगर आपसे पूछेगा जीनोटाइप का अनुपात, तो आप बताएंगे 1:2:1। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछेगा द्विसंकरण क्रॉस का यानी डबल वाला पूछेगा जब आपसे, तो आप बताएंगे फिनोटाइप का ही अनुपात होगा। फिनोटाइप में 3 आएगा, इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो क्या याद होगा, 9:3:3:1, ये हो गया हमारा फिनोटाइप का अनुपात। आशा है आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। F1 PD कैसे निकालते हैं, F2 PD कैसे निकालते हैं, ठीक, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका अनुपात क्या क्या है, कैसे आया। ठीक, इतनी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम आगे समझेंगे कि आज ही हमको यह पूरा वीडियो ख़त्म करना है, क्योंकि आगे आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स और आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो इन चैप्टरों को रिवीजन। ठीक, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसे आराम से बहुत 2-3 दिन में आप इसे देखें। ठीक, तो इसलिए आपको ये पूरा एक सीरीज एक साथ ही, ये चैप्टर पूरा आपको एक वीडियो में ही मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें और इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं। अब आता है मेंडल का नियम। मेंडल क्या थे, इन्होंने किस पे खोज की थी, क्यों किया था, कैसे कैसे किया था, वो हमने पढ़ लिया है। अब मेंडल के नियम है कुछ, आपको उसके बारे में पढ़ना है।
तो मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या है? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। और ये रही उनकी फ़ोटो जिसने आपकी ज़िंदगी की है बर्बाद। क्लास 10th में आके आप इनको इतनी बार पढ़ोगे, ठीक, कि आप इनकी शक्ल नहीं भूलोगे मेरी तरह, ठीक। तो मेंडल के 3 नियम। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम सीधे कहता है कि भाई अगर तुम अपना लक्षण हमको दिखा पा रहे हो या तुम खुद को हमको समझा पा रहे हो, खुद को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, तो हम तुम्हें प्रभावी लक्षण मान लेंगे। हम मान जाएंगे तुम बहुत तेज हो। लेकिन अगर तुम अपना लक्षण नहीं दिखा पा रहे हो, खुद में छुपा कर बैठोगे, तो हम कैसे जानेंगे कि तुम प्रभावी हो? हम तो समझेंगे तुम अप्रभावी हो। सपोज कीजिए जैसे हमने किसी को मारने का मन किया, मार भी दिया, ठीक, मार दिया तो अभिव्यक्त कर दिया, हमें बोला भाई हम तुमको मार देंगे, मार दिए, तो उसने समझ गया कि हाँ मैडम के पास है, मार सकती हैं, ठीक, डरेगा तो समझेगा कि ये अपना प्रभाव दिखा सकती है या मैंने अपना प्रभाव दिखा दिया। लेकिन हमने मन में ही सोचा कि इसको मार देंगे, लेकिन मारा नहीं, तो ये किस में जाएगा? अप्रभावी लक्षण, ठीक। अगर इसमें मैंने थोड़ा और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कह दिए, तो आपने उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा दिया, वो भी कहेगा हाँ ऐसा ऐसा था, ठीक है, हमसे बोला था, तो ये आपका प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। यानी ये कैसा लक्षण हो गया? ये हो गया प्रभावी लक्षण। लेकिन आप मन में ही सोचते रह गए, लेकिन कहे कुछ नहीं, ठीक, अपने आप को छिपा लेते हो, कुछ कहते नहीं हो, तो आप किस में आओगे? अप्रभावी लक्षण। बाद में कह भी नहीं सकते हम तुमको पहले कहे थे, ठीक, आप किस में रह जाओगे? अप्रभावी लक्षण में रह जाओगे। यानी आपने उस इंसान के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो प्रभाविता का नियम कहता है, खुद ही लिखा है भाई प्रभाविता, अगर हम प्रभाव दिखा पाएँ तुम्हारे ऊपर तो हमको प्रभावी लक्षण कह लेना, अगर हम ना दिखा पाएँ तो अप्रभावी लक्षण कह लेना। और यही नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो मेंडल ने यही तो कहा, जो लक्षण अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो नहीं दिखा पाते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया, जिसे हम मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रभाविता वाला, ठीक। जो दिखा पाया वो प्रभावी, जो नहीं दिखा पाया वो अप्रभावी। अब दूसरा आता है पृथक्करण का नियम, जिसे आप और अन्य नामों से जानते हैं। जैसे पहला है विसंयोजन का नियम। पहला क्या है? विसंयोजन का नियम, ठीक। दूसरा है आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी युग्मक को शुद्ध करने के लिए जो नियम लाया गया था उसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, या फिर विसंयोजन का नियम कह लीजिए, या फिर पृथक्करण का नियम कह लीजिए। और हो भी सकता है कि आपसे इस बार एग्जाम में पूछ ले कि भैया ये जो पृथक्करण का नियम है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम ही पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब आइए मेंडल ने क्या कहा उसको समझ लें। ये तो हमने आपने कहा, युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब हम चलेंगे पीछे, ठीक। तो अब हमने क्या कहा था? जब भी हमको युग्मक का निर्माण करना होगा, किसका निर्माण करना होगा? युग्मक का। तो पहले हम क्या हो जाएंगे? अलग अलग। पहले क्या होंगे? अलग अलग। अब यही देख लीजिए, हमको बनाना था एक युग्मक, हमको क्या बनाना था? एक युग्मक। तो पहले हम क्या हुए? अलग अलग। अरे भाई था ना यहाँ पे अशुद्ध लंबक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यही तो वो भी कह रहा है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी युग्मक क्या होंगे? शुद्ध होंगे। युग्मक क्या होंगे? शुद्ध होंगे, ठीक है। सेकेंड, ठीक। तो क्या कहेंगे? 1 मिनट, ठीक। ये हो गया हमारा। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहें? इतना पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पे जो युग्मक हैं, जब युग्मक का निर्माण करते टाइम पे वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यानी ये दो जोड़े थे वो क्या होंगे? पहले अलग अलग, ठीक। तो जब अलग अलग होंगे तभी शुद्ध कहलाओगे। इतना याद हो गया ना। पृथक्करण भी क्या होता है? पृथक्करण का मतलब क्या होता है? किसी से अलग कर लेना। जैसे हमने बालू पानी में डाला था तो हमने बालू को अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया, तो ये क्या है? पृथक्करण है, ठीक। तो जब अलग अलग कर लोगे तो क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। युग्मक निर्माण करते समय
दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक ही विकल्प रह जाते हैं, यानी हम हैं तो बस हम ही हैं, हमारे में और कोई नहीं है, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये और भी सिंपल था कि जब भी आप किसी युग्मक का निर्माण करने जाओगे तो पहले क्या रहना पड़ेगा, अलग अलग, ठीक, इसे आप पृथक्करण का नियम कहते हो। युग्मक किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, मतलब जो युग्मक हमारा होगा वो कोई भी लक्षण हो, चाहे वो गोला हो, छोटा हो, झुर्रीदार हो, पीला हो, कुछ भी हो, वो कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा। इतनी बात आपको समझ आई। पहले हमने बात की थी पृथक्करण का प्रभाविता का नियम, जहाँ पे हमने बात किया अगर लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाएंगे तो वो क्या होंगे, प्रभावी लक्षण। अगर अपने लक्षण को छिपा लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी लक्षण। इसके बाद हमने बात की प्रभाविता का नियम, जिसमें युग्मक का जब हम निर्माण करते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब बात आती है तीसरा जो नियम है जो मेंडल ने दिया था, वो है स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक, तो अभी जो आपने द्विसंकरण क्रॉस वाला पढ़ा था ना, वो इसके एग्जाम्पल में आएगा, या फिर वो चीज़ इसी को डिफाइन कर सकता है, इस नियम को समझा सकता है द्विसंकरण क्रॉस के माध्यम से। देखिए क्या है, यह नियम द्विसंकरण के परिणामों पर आधारित है। ठीक, कैसा है, द्विसंकरण के नियम के जो रिजल्ट आए थे उसी के आधार पर यह नियम बनाया गया था, स्वतंत्र अभिवन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यानी कि जो दो संकरण में हमने क्रॉस करा था उसमें जो एक लक्षण की जो गुड या क्वालिटी आई थी वह दूसरे लक्षण की क्वालिटी से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी ऐसा नहीं कि वो मिक्स हो जाएगा उसमें। ठीक, अर्थात कहने का मतलब है एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी के निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनः व्यवस्थित होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला विकल्प पहले वाले में आ जाए या पहला वाला विकल्प दूसरे में चला जाए। तो दोनों जो लक्षण हैं युग्म विकल्पी के वो क्या होंगे, वो जब युग्म विकल्पी का निर्माण करते हैं यानी लास्ट का जब F2PD बनाते हैं तो उसमें क्या होंगे, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग होंगे या पृथक रहेंगे। ठीक, और इसके लक्षण में हमने लास्ट में देख ही लिया था कि हमने क्या अनुपात प्राप्त किया था फिनोटाइप का, तो हमने प्राप्त किया था अनुपात 9:3:3:1। तो ये था स्वतंत्र अभिवन का नियम। और हाँ, इसके वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या परेशानी है तो आप प्लीज़ यूट्यूब मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आता है लिंग निर्धारण। ठीक, हेडिंग से समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि लिंग निर्धारण का मतलब होता है, लिंग मतलब क्या होता है। देखो, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक, एक हो गया स्त्रीलिंग, एक हो गया पुल्लिंग। ये हिंदी का है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे दो ही प्रकार को आपको पढ़ने हैं, मतलब मेल है या फीमेल, इसका निर्धारण कौन करेगा या कैसे होता है, ये हम इस सीरीज में पढ़ेंगे या इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने गाँव में सुना होगा कि अगर किसी महिला को लड़की हो जाती है, ठीक, तो पहले तो आजकल कुछ मेथड है जिनके माध्यम से पहले ही पता कर लिया जाता है कि पेट में जो होने वाला बच्चा है वो लड़का या लड़की। अगर लड़का है तब तो ठीक है, लड्डू बांटेंगे, ल से लड़का, लड़ से लड्डू। लेकिन अगर हो गई लड़की, अरे भाई कबाहत हो गई, तो पहले उसको निपटाने का प्रयास करेंगे, इसको निपटाया कैसे जाए। तो इसी चीज़ को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कुछ अधिनियम भी लाए हैं, जिसकी वजह से ये सब जो मतलब टेस्ट कराते हैं कि लड़का है लड़की पता कराने के लिए, उनके ऊपर विशेष प्रकार की कार्यवाही भी की जाती है। तो ये सब ना करवाएं, लड़कियां भी अच्छी हैं, ठीक, उनको पढ़ाई लिखाइए। ठीक, इंदिरा गांधी का नाम तो सुना ही होगा। ठीक, आगे है, इसमें हम इतना समझेंगे इस वीडियो में कि लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, महिला पे या फिर पुरुष पे। ठीक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं कि लड़का हो गया या फिर लड़की। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे की ऊष्मायान के ताप पर निर्भर करता है, मतलब उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि वह मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जैसे घोंघा, ठीक, नाम भी है देखो घोंघा। ठीक, आप घोंघा नहीं हो ना, हाँ ठीक, तो क्योंकि आप क्या हो, मानव हो, तो आप मानव हो, इसीलिए आपका जो लिंग निर्धारण होता है वह लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, लिंग गुणसूत्र पर। अब यह क्या होता है, गुणसूत्र दो हो जाएंगे आपके,
ठीक, एक हो जाएगा आपका एक्स गुणसूत्र, एक हो जाएगा आपका वाई गुणसूत्र। एक्स वाला किसे कहेंगे? एक्स वाला कहेंगे मादा को और वाई वाला कहेंगे पुरुष को, ठीक, या नर को। ठीक, वाई क्यों? क्योंकि आपने बचपन से ही पढ़ा है BO बॉय, बॉय मीन्स लड़का। ठीक, तो वाई आ रहा है ना, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि अगर वाई आएगा तो वो लड़के के लिए आएगा, अगर एक्स आएगा तो वो लड़की के लिए आएगा। ठीक, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि मानव में जो लिंग धारण होता है वो मानव लिंग गुणसूत्र के आधार पर डिफाइन किया जाता है। और गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए हमारे? 2 प्रकार के, एक हो गया एक्स गुणसूत्र, एक हो गया वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्यों हमने ये बात कही। पहले आप सोच के बताइए कि जो बच्चे जन्म होते हैं या फिर जो बच्चे जन्म लेते हैं वह लड़का होता है या लड़की, लड़का हो या लड़की हो, वह किस पे डिपेंड करेगा? क्या वह माता पे करेगा या पिता पे करेगा? ठीक, अगर आपको आता है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल तो हम समझा ही रहे हैं। ठीक, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो अपने माता से गुणसूत्र पर एक्स प्राप्त करता है। ठीक, माता में क्या है? माता में तो एक्स ही होना है और पिता का क्या है? एक्स वाई है। ठीक, तो माता का कोई भी आए, माता का कोई भी गुणसूत्र आए तो वो तो एक्स ही होगा, लेकिन पिता पे डिपेंड करता है ना। अगर पिता का एक्स वाला आया तब तो लड़की हो गई, अगर पिता का वाई वाला आया तो लड़का हो गया। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है पिता। लेकिन डांट कौन सुनता है? डांट सुनती हैं माताएं। ठीक, माता डांट सुनती, महिलाएं डांट सुनती हैं। ठीक है, लड़की को जन्म दे दी, ये हो गया वो हो गया। ठीक, तो डिपेंड किस पे करता है? पापा पे या फिर पिता पे करता है। ठीक, तो महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स एक्स। इसी के कारण यहाँ पे महिला पे निर्भर ही नहीं करता है कि आने वाला या होने वाला जो बच्चा है वह लड़का होगा या लड़की, यह डिपेंड करता है पिता पे, क्योंकि इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। ठीक, एक्स अगर आया तो लड़की हो गई और वाई आ गया तो लड़का हो गया। कैसे? हम समझा रहे हैं। ये हो गया हमारा जैसे हमने उसमें क्रॉस कराया था ना, वैसे हम यहाँ पे भी क्रॉस करा के देखेंगे। ठीक, ये हमने ले लिया एक्स एक्स, ठीक, जो किसका था? फीमेल का था, यानी मादा का था। हमने यहाँ पे लिया एक्स वाई, जो किसका था? मेल का है, ठीक, यानी पुरुष का है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्रॉस कराया तो हमने जाना कि अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे एक्स एक्स का तो एक्स एक्स ही आया, लेकिन हमने इसका साथ क्रॉस कराया एक्स वाई के साथ तो वाई आ गया। बात समझ में आई? फिर चीज़ वही, हमने एस एक्स के साथ क्रॉस कराया तो लड़की हुई, एक्स वाई के साथ क्रॉस करा दिया तो लड़का हो गया। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि महिला में क्या है भाई, उसमें कुछ चेंज होना ही नहीं है। तुम कुछ भी लाओ उसमें तो एक्स ही आना है, और एक्स किसको डिनोट कर रहा है? लड़की को। तो पिता पे डिपेंड है ना कि जो बच्चा होने वाला है वो क्या होगा, लड़का या लड़की। बात समझ में आएगा आपको? या आप कुछ मतलब ऐसे करके आप पेपर में लिख भी सकते हैं। ठीक, तो जो बच्चे होते हैं वह उनका निर्धारण जो होता है उनके पिता पर डिपेंड करता है। किस पे करेगा? उनके पिता पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनमें एक डिफरेंट प्रकार का यानी वाई प्रकार नाम का जो गुणसूत्र होता है वह अलग होता है, और माता में क्या होता है? एक्स एक्स। दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आनुवांशिक लक्षण की। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि आपने जो लक्षण अपने जनक से प्राप्त किया है, ठीक, वो लक्षण जो जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त, अब कोई भी जीव हो सकता है जिसने अपने माता पिता से जो लक्षण प्राप्त किए हों, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। यानी ऐसे लक्षण जो अपने माता पिता या अपने जनक या ठीक अपने फादर मदर से प्राप्त किया होता है उसे हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग किसी को देखते हैं तो क्या कहते हैं? उसकी जो आँखें हैं उसमें मम्मी की तरह दिखती हैं, या उसके जो बाल हैं उसके पापा की तरह, कुछ भी हो, अपने फादर से हम लोग क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से कंपैरिजन करते हैं, उनमें मिलाते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें में सेम है। इसे कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। जैसे मानव की आँखों और बालों का रंग। ठीक, अब आनुवांशिक लक्षणों के गुण क्या क्या है? ठीक, क्या ज़रूरत है हमको आनुवांशिकता की, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या प्रॉफिट देता है हमको, किन किन चीज़ों में सहायक होता है, तो हम इसको समझेंगे। ठीक, तो ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी लक्षण जैसे वंशानुगत का मतलब होता है कि वंश का आगे बढ़ना, जैसे जैसे वंश बढ़ेगा ये लक्षण क्या होंगे? जीवों को वंशानुगत अपने आप प्राप्त होते जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं। ठीक,
जनन कोशिकाओं में या तो जो कोशिकाएं होती हैं जो जनन करने में कार्य होती हैं वो उनमें होते हैं, तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उनमें यह डाल दिए जाते हैं या फिर उनका स्थान चेंज कर दिया जाता है। ठीक, और क्या होते हैं, जैव के विकास में सहायक होते हैं, यानी जो जीव है उसके विकास में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वो सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है कि मानव की आंखों और बालों का रंग। तो ये जो पूरा वीडियो था, ये पूरा आपका चैप्टर इसमें ही ख़त्म हो गया है। कम टाइम में आपको पूरे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करा दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, ये पूरा हमारा मंडल, आनुवंशिकता, विविधता में अंतर क्या होते हैं, आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिक परिभाषा हो गई। ठीक, ये हमारा पूरा फुल चैप्टर था, एक वन शॉट में हमने ख़त्म कर दिया है। आनुवंशिकता जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। आने वाली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, हम लाएंगे उसके लिए। और ऐसे ही आप अपना भरोसा बनाए रखिए। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप और प्रिपरेशन बोर्ड के नाम से सर्च करके वहाँ पे इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो PDF होता है ये हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं और जितने भी चैप्टर के नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।